दोस्तों इस वीडियो में मैं तुम्हारे 2026 का जो स्ट्रैटेजी है तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम की स्ट्रैटेजी की फर्स्ट संडे ऑफ में यानी कि 3rd में को होने वाला है, उस एग्जाम की स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो बेसिकली सिनॉप्सिस तुम्हारा यही है जो तुम बाकी वीडियोस में देख के आओ, सेम चीज है, लेकिन जो मैं बोलूंगा उसमें ध्यान देना, बिकॉज यहाँ पे जो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट है एज वेल एज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली चीजें हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको मिस मत करना और वीडियो एंड तक देखना। ठीक है, सो स्टार्ट कर। तो सिनॉप्सिस तुम्हारा यही होगा। सबसे पहले तुम्हारा नीट के एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज अप्रोच हम देखेंगे, टाइम मैनेजमेंट देखेंगे, मॉक टेस्ट एनालिसिस देखेंगे, रिवीजन नोट्स देखेंगे, एज वेल एज एनालिसिस जो तुम्हारा एग्जाम के लिए करना है और किस फेजेस में तुम्हें करना है वो सब चीज देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नीट के बारे में बात करते हैं। देखो नीट के बारे में तुम्हारा जो पहले वाला सीन था कि 200 क्वेश्चन आते थे 200 मिनट्स में, वो सब चीज अब कुछ नहीं है। पर सब्जेक्ट 45 क्वेश्चन, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स डन। अब इसमें ये है कि जो सेक्शन है, सेक्शन बी वाला जो टाइम पास था वो सब कुछ नहीं हो रहा है, और यहाँ पे इंटरनल चॉइस वाली चीजें भी अब से नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा एग्जाम हो गया कि तुम्हारा नीट एग्जाम होगा कैसे। और रही बात जो रिजल्ट्स के लिए था कि रिजल्ट हमारा लेट हो गया ऐसा वैसा, तो एमपी का जो सीन है जहाँ पे लाइट नहीं थी, सिर्फ उस एरिया में जो बच्चे वहां पे जिनको वो सेंटर अलॉट हुआ था उनके लिए वो सिर्फ न्यूज थी। तुम्हारा रिजल्ट जो है वो टाइम पे आएगा, और प्री नीट वाला तो कोई सीन नहीं है। ये चीज तुम गांठ बांध के रख लो, और जो पेपर दिया था खराब गया था अच्छा गया था वो वैसे ही गया है। ठीक है, और पेपर खराब गया था तो स्टे इन द वीडियो लास्ट तक देखना, मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा कि नेक्स्ट जो तुम्हारा एग्जाम निकल जाए। फेज अप्रोच, अब देखो फेजेस में तुम काम करोगे ना तो थोड़ी सी अच्छी चीज, अच्छे से तुम्हारे जो रूटीन है वो चलेगा। इस टाइम तक मेरे को ये करना है, इस टाइम तक मेरे को ये करना है, इस टाइम तक मेरे को ये करना है, इस टाइम तक मेरे को ये करना है। गोल सेटिंग भी तुम इसको अदर वर्ड्स में तुम कह सकते हो। इस टाइम तक मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, इस टाइम तक मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाना है, इस टाइम तक मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इस टाइम तक मेरे को मॉक टेस्ट देना है, और इस टाइम तक मेरे को एनालिसिस करना है, और लास्ट में एग्जाम दे करके मेरे को कोड करके आना है। ठीक है, तो अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज अप्रोच में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी सब्जेक्ट। अब देखो बायोलॉजी का क्या है कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बायोहैक से मैं पहले करने बोलता था। तुमने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो बायोहैक मैं तुम्हें सजेस्ट करता था, लेकिन इस साल का देखने के बाद 80% चीजें बायोहैक से आई थी, 80 to 90%। लेकिन क्वेश्चंस को इस तरह घुमाया गया था कि तुम्हें अगर एनसीईआरटी की प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना तो तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे बायोहैक तो तुम्हें रटना ही है, दैट इज कंपलसरी, लेकिन तुम्हें एनसीईआरटी भी एफर्ट्स लगा के पढ़ना पड़ेगा। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, इंट्रोडक्शन से लेकर के समरी तक, समझ रहे हो, कोई चीज छोड़ना ही नहीं है। ये बायोलॉजी के लिए याद रखो। और एक चीज और, बायोलॉजी में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट में कवर करूंगा आगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज सुन लो कि बायोलॉजी में तुम्हें जो 90 क्वेश्चन है उसको एनी हाउ आधे घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। ये चीज तुम नोट करके रख लो, बिकॉज देखो गाइस ये दोनों के लिए है, फॉर फ्रेशर्स एज वेल एज ड्रॉपर्स। यहाँ पे मैं इसको पहले इसलिए अप्रोच किया हूँ, मतलब इस टॉपिक को मैं पहले रखा हूँ बिकॉज ये दोनों के लिए कंबाइंड टॉपिक है। फ्रेशर्स में आऊंगा, फिर ड्रॉपर्स में आऊंगा, फिर लास्ट में टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, तो उसके बाद मोटिवेशन दूंगा थोड़ा सा, फिर वीडियो एंड करेंगे। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान दो कि 90 क्वेश्चन तुम्हारे बायोलॉजी में आ रहे हैं, तो इसको तुम्हें एनी हाउ 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। ऑफकोर्स ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज असर्शन रीजंस एज वेल एज लेंथी क्वेश्चंस, जितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सारी क्वेश्चंस तुम्हारे आते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन वाला जो ट्रिक है वो पहला पीक ट्रिक था नीट के लिए कि ऑप्शन एलिमिनेट करो, कैंसिल, एक ऑप्शन बचा उसको मार्क करके आगे निकलो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन सिलेक्शन इज द पीक नाउ। क्वेश्चन सिलेक्शन वाली जो ट्रिक है ये तुम्हें आनी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्पेशली टाइम मैनेजमेंट के लिए। किस क्वेश्चन को मुझे किस राउंड ऑफ सॉल्विंग में करना है, ये चीज पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज है जो तुम्हें तुम्हारा टाइम बचाएगा। समझ रहे हो, तो इस चीज को इग्नोर मत करो। ठीक है, तो बायोलॉजी में तुम समझ गए होगे बायोहैक करना है, लेक्चर तो करोगे ही, और एनसीईआरटी पढ़ना है। और इसमें तुम नोट्स बनाने की जगह ना तुम कोशिश करो एनसीईआरटी पढ़ो एज वेल एज बायोहैक को याद करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। समझ रहे हो, ये तुम कर सकते हो। और जितना पास पार्ट सिलेबस टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट है, जितना
कम टाइम में बायोलॉजी को तुम निपटा सको मेन पेपर में, उस चीज के ऊपर ध्यान दो। और इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो कि आते हैं, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, ये सब हो गया। डन फॉर बायोलॉजी। अब आते हैं केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री ना सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे चीजें हैं ही नहीं, 22 चैप्टर हैं। फिजिकल ही तुम्हारा ऑलमोस्ट 50 to 60% केमिस्ट्री कवर करता है, और जो तुम्हारा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक है ये तुम्हारे अलग है, समझ रहे हो। तो ऑर्गेनिक का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसमें बहुत सारी चीजें एलिमिनेटेड है। तुम अगर सिलेबस को देखोगे जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है, तो उसको अगर देखोगे तो बीच की जो चीजें हैं, जो तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन हो गया, हेलो एल्किन, हेलो अरीन हो गया, उसमें बहुत सारी चीजें एलिमिनेटेड हैं। तो थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करो और उन चीज को पढ़ो जो कि एग्जाम में आ रही है। और रही बात इनऑर्गेनिक के, डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, यही दो मेन चैप्टर्स बचे हुए हैं, बाकी एस ब्लॉक वो सब तो एलिमिनेट हो ही गया है। तो जो चीजें आ रही हैं उसको अच्छे से मास्टर कर लो, ताकि जो तुम्हारा 100 कितना 180 नंबर का आता है ना तुम्हारा केमिस्ट्री, 180 में से 170 to 175 या हो सके तो पूरा 180 आउट ऑफ 180 तुम केमिस्ट्री में स्कोर करके आओ। सो ये तुम्हारे स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्ट देगा, राइट। अब आता है फिजिक्स में। देखो फिजिक्स का ना सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो गया कि इसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, ज्यादा क्वेश्चंस इन द सेंस क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, एज वेल एज कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहा है, सिंगल फॉर्मूला बेस्ड अब नहीं रह गया है, और क्वेश्चंस अब ट्रिकी एज वेल एज लेंदी क्वेश्चंस भी हो गया है, समझ रहे हो। तो तुम्हें बहुत सारी सोर्सेस से तुम्हें क्वेश्चंस को पिक करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे सिर्फ तुम पी वैक्यू या डिराइव्ड पी वैक्यू कर लोगे ना तो यहाँ पे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू गो फॉर जेई मेंस। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ कि जेई मेंस में तुम्हें जाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। और रही बात अगर तुम बुक से सॉल्व करना चाहते हो, डीसी पांडे बढ़िया बुक थी, लेकिन आप गो फॉर एचसी वर्मा। एचसी वर्मा बुक इज बेस्ट इस बार 2025 के एग्जाम को देख करके। एचसी वर्मा के क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, वो छोटे जरूर होते हैं लेकिन उनमें दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, तुमने देखा होगा, राइट। तो एचसी वर्मा इज द बेस्ट अब से, ठीक है, 2025 से। और कोशिश करो कि लेंदी क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट ज्यादा लगे, मल्टीपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, और कम टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी, और जो तुम्हारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इन सब को कंबाइन करके तुम कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करो। ये तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे तुम्हें सबसे मेन चीज याद रखनी है, समझ में आ रहा है। और कॉन्सेप्ट को कोशिश करो कि एक ही बार में क्लियर कर लो है, क्योंकि बार बार यहाँ पे टाइम तुम्हें मिलना मुश्किल है, राइट। तो ये तुम्हारा फिजिक्स वाला हो गया, ठीक है। मॉक टेस्ट एनालिसिस, देखो मॉक टेस्ट के लिए तुम्हें लास्ट वाला रखना है, अप्रैल महीना, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, सिर्फ यही काम करना है, उसको एनालिसिस करना है। तो मैं आगे वीडियो में एक वीडियो डालूंगा, वहाँ पे एनालिसिस के बारे में तुम बताऊंगा, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा एनालिसिस का। अब आते हैं क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया, सिलेबस हो गया, ठीक है। हम क्या बोलते हैं उसके लिए हो गया, हमने क्या टाइम मैनेजमेंट तो मैं आगे बताऊंगा, जो चीजें हो गई हैं वो हो गए। अब फॉर फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा उसको ड्रॉपर्स में फोकस करूंगा। तो फ्रेशर्स के लिए गाइस देखो, बोर्ड्स में फोकस करना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा तो जनवरी है, फरवरी और मार्च, 3 महीने तुम बोर्ड्स के लिए ले लो। जनवरी प्रैक्टिकल होगा, मार्च एंड अप्रैल में तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम आएंगे, बिकॉज वहां पे परसेंटेज स्कोर करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला टाइम है अप टू दिसंबर तक, तुम्हारा जो 12th है उसको प्रायोरिटी दो पहले, और उसके बाद 12th जब कंप्लीट हो जाए तब फिर 11th में आओ, समझ रहे हो। और जितना ज्यादा चैप्टर्स कंप्लीट कर पाओ, जितना तुम शॉर्ट नोट्स बना पाओ, जितना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ उन सारे चैप्टर्स के, उतना ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि अगर 2026 का पेपर तुम्हारा अगर बिगड़ जाता है, तो अगर तुम नेक्स्ट टाइम ड्रॉप लोगे तो वो सारी मेहनत तुम्हारी काम आएगी। कंसिस्टेंटली अगर तुम मेहनत करोगे एग्जाम देने के बाद से, तो फिर आराम से तुम्हारा 2027 में तुम्हारा एग्जाम आराम से निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज को ध्यान रखो कि अभी तुम मेहनत करोगे ना अच्छे से, तो वो चीज आगे काम ही आएगी। और जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों तुम ले लो बोर्ड्स के लिए, और अप्रैल में वही मॉक पेपर एनालिसिस, ये भी काम तुम्हें तो करना ही है। आई होप फ्रेशर्स को समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना है। अब और आते हैं ड्रॉपर्स। अगर ड्रॉपर्स करना सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है, तुम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट कर देते हो। जैसे 2025 का एग्जाम गया, कुछ दिन रेस्ट किया, फिर से अगर तुम पीजी वीजी में तुम्हारे एरिया में कोचिंग वोचिंग नहीं है, तुम बाहर इधर आते हो किसी और सिटी में जाते हो पढ़ने के लिए, तो फिर से जीरो से स्टार्ट करते हो, ये चीज गलत बात है। देखो गाइस, तुमने पिछले साल मेहनत करी है उसको तुम क्यों वेस्ट कर रहे हो,
कंसिस्टेंसी नाम का वर्ड सुने हो कि नहीं सुने हो अपने जीवन में? तो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो ना यार, जो तुमने पहले पढ़ा है उसके बाद कंटिन्यू करो ना। जो मैं फेज तुम्हें आगे बताऊंगा उस फेज में तुम कोशिश करो कि तुम शॉर्ट नोट्स भी बना लो, जितना सिलेबस बचा है जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स है उनके कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लो, और हो सके तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो। और जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा तुम मॉक पेपर दोगे, जितना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट के बारे में प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तो ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। देखो टाइम मैनेजमेंट में फॉर बोथ, दोनों के लिए है। देखो गाइस, अभी जून टू दिसंबर जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, 210 डेज है फॉर 83 चैप्टर्स, 2.5 दिन तुम्हें मिल रहा है पर चैप्टर। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हफ्ता से या दिन से ज्यादा ले लेते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक चैप्टर एक दिन में 2-3 चैप्टर तुम कवर कर सकते हो। तो उन चैप्टर्स को ध्यान दो और कोशिश करो कि इतने टाइम तक एटलीस्ट तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एंड जॉपर्स जो कि पहले बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो जो चैप्टर नहीं पढ़ा, जो चैप्टर तुम्हारा वीक है, उन चैप्टर्स को फिर से पढ़ो और कोशिश करो कि उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 83 शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा, वन शॉट वीडियोस देखो तो उसमें तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज हो जाएगा, एज वेल एज तुम्हारे शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। और ये चीज तुम्हें करना है एट द एंड ऑफ सितंबर या अक्टूबर, ये तुम डेट मार्क करके रख लो। और फिर उसके बाद तुम कोशिश करो कि हम जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एम्स के पेपर उठाओ, क्योंकि एम्स का पेपर पहले जो एम्स कंडक्ट करता था उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। वो लोग फिजिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते थे, बायोलॉजी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते थे, केमिस्ट्री के भी अच्छे क्वेश्चन आते थे। उस पेपर में तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ना, तो तुम ये उम्मीद कर सकते हो कि भाई 2026 मेरा साल है, इस साल मैं कॉलेज जाऊंगा। समझ रहे हो? और जब तक तुम पेपर नहीं दोगे ना, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्या क्या गलतियां हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी टाइम मैनेजमेंट के ही अंदर आएगा कि इस टाइम तक मुझे ये करना है। उसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम क्या, अगर लेट से मान लेता हूँ कि अक्टूबर के एंड तक तुमने ये चीज कंप्लीट करी, नवंबर से लेकर के तुम फरवरी तक ये कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा मॉक पेपर दोगे, बीच में मॉक पेपर तो होता ही रहेगा यार। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करो या तुम कोचिंग ज्वाइन करो, टेस्ट तो लेते ही रहेंगे। तो उस टाइम टू टाइम तुम टेस्ट देते रहो, एनालिसिस करो, एज वेल एज ये देखो कि मैं गलतियां कहाँ पे कर रहा हूँ, क्या चीज मैं बार बार भूल रहा हूँ, क्या किसी चैप्टर मेरा वीक है, कौन सा चैप्टर मेरा स्ट्रांग है, जिसको कम रिवीजन चाहिए, किसी को ज्यादा रिवीजन चाहिए। ये सारी चीज तुम ट्रैक करके चलोगे ना, तो एट द एंड जब तुम अप्रैल में मॉक पेपर दोगे ना, वहां पे तुम्हारा नंबर आएगा, खिलखिला के नंबर आएगा। समझ रहे हो? तो 650 अभी के टाइम पे एक सेफ स्कोर नहीं रह गया है ना, 680 690 ये तुम्हारा सेफ स्कोर है, तुम भी जानते हो। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपना कैटेगरी के वाइज तुम अपना वो देख लो, क्या बोलते हैं कि कितना नंबर तुम्हारे लिए सेफ स्कोर होगा, वो तुम कर सकते हो, उसका दिक्कत नहीं है। तो आई होप वैसे तुम्हें स्ट्रेटेजी समझ में आ गया था होगा, और कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कर देना, सब्सक्राइब टू द चैनल और रहो मेरे साथ। दिस टाइम वी गोना क्रैक इट। और लास्ट में थोड़ा सा मोटिवेशन देता हूँ, देखो गाइस, पेपर कैसा भी आए, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना वो निकाल लेगा। कुछ कुछ बहुत सारे कोचिंग, कुछ कुछ क्या बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो कि हद से ज्यादा हार्ड देते थे जब नीट एग्जाम इजी आता था तो। लेकिन वो जो बच्चे हैं जो उन सेंटर्स में पढ़े होंगे या फिर उस टाइप के पेपर्स उन्होंने सॉल्व किए होंगे, जरूरी नहीं है वहाँ पढ़ने जरूरी, उसके पेपर अगर तुम जुगाड़ करके सॉल्व कर लेते हो, या टेस्ट सीरीज अगर तुम ज्वाइन करते हो, तो जो हार्ड पेपर है उसको अगर तुम अच्छे सॉल्व कर पाते हो और वहां पे तुम्हारा 600 का नंबर आ रहा है, तो तुम आराम से नीट निकाल लोगे। इस बार 2025 में भी ऐसा हो सकता था। समझ लो, बिकॉज तुम्हें पता है बाकी लोग थोड़ा सा इजी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आते हैं, तुम्हारे पास थोड़ा एडवांटेज है यहाँ पे। समझ रहे हो? भले इस बार कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, लेकिन पढ़ने वाला तो नंबर लाएगा। ठीक है, तो ये देखो कि तुम गलतियां कहाँ पे कर रहे हो, उन गलतियों को सुधारो और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर दो, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, एंड एट द एंड यू कैन डू इट। स्टे सब्सक्राइब द चैनल।